नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने मुंबई ब्लास्ट का जो सिलसिलेवार जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में, जो आरोपी जो बरी हुए हैं उसके बारे में कुछ कहानी लेकर आया हूँ। खबर है, रोचक खबर है, तो हम आज उस पर बात करते हैं। बेशक ब्लास्ट होना या किसी भी हादसे का होना जो मानव निर्मित हो, वह एक अमानवीय और अक्षम्य कृत्य ही माना जाता है। लेकिन इस तरह के हादसों में उचित जांच पड़ताल और तहकीकात न करके शक के आधार पर किसी को भी सलाखों के पीछे धकेल देना, ये भी कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। मेरे न्याय, मेरे देश का न्याय प्रतिष्ठा जिसपे हर इंसान को भरोसा है, और ये आज पूरा हो गया। क्योंकि ये केस होने के बाद हम सोचे थे कि बस हम हिंदुस्तान में हम मरने वाले हैं, हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा और ये हमारा राष्ट्र नहीं है, ये ऐसी दुनिया बोलती है हमने। लेकिन आज हम, हमारे घर का बच्चा भी सुबह कल से बहुत खुश है और अल्लाह का एहसान मान रहे कि जो जज ने, हमारे कानून ने जो फैसला दिया हमारे हक में दिया। और हमारा भाई भी बहुत खुश है, उससे भी फोन पे बात होगी। उसने यही कहा था कि भाई नहीं, अपना न्याय जो होगा, इंसाफ वो अपने को मंजूर है और वो बाकी है। और इंशाल्लाह देख आ गया बेटा वो टाइम, अपन रिहा हो गए। किसी को भी शक के आधार पर अपराधी करार देकर उसकी जवानी और उसके परिवार के साथ खिलवाड़ करना, यह भी कोई इंसानियत का काम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई सीरियल ब्लास्ट के उन 12 दोषियों के बारे में जिनको हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये फैसला मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 19 साल बाद और ट्रायल कोर्ट के फैसले के 10 साल बाद बम्बई हाई कोर्ट ने सुनाया है। ये जो एक्यूज थे इनिशियली 13 एक्यूज थे और प्रोसिक्यूशन ने इनके अगेंस्ट में कन्फेशन रिलाई किया था, ये बोलकर के इन्होंने मकोका में वॉलंटरी कन्फेशन दिया है। 13 में से 9 एक्यूज ने इन्होंने कुछ विटनेसेस बनाए थे प्लांटेशन के ऊपर के रेलवे कंपार्टमेंट में बॉम्ब के बैग रखते हुए उन्होंने देखा। कुछ विटनेसेस बनाए थे ये क्लेम करते हुए टैक्सी ड्राइवर्स को कि हमने इनको ट्रांसपोर्ट किया वीटी स्टेशन तक, चर्च गेट स्टेशन तक। कुछ विटनेस उन्होंने बनाए थे कि हमने मोहम्मद अली के घर में इनको बॉम्ब बनाते हुए देखा। और एक विटनेस इन्होंने बनाया था कि मैंने जो इनको कॉन्स्पिरेसी मीटिंग में डिस्कशन करते हुए देखा। और कुछ विटनेस से रिकवरी डिस्कवरी के ऊपर आरडीएक्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ग्रेन्यूल्स और दूसरे आइटम्स का। आज हाईकोर्ट ने उसका वर्डिक्ट दिया है। पूरा प्रोसिक्यूशन का केस कोर्ट ने डिस्कार्ड किया। कन्फेशन इनवॉलंटरी था, टॉर्चर था। विटनेसेस जो थे वो 100 दिन बाद आए एंड रिलायबल नहीं थे। रिकवरी डिस्कवरी जो है वो कायदे के हिसाब से नहीं की गई। और आज 19 साल बाद इस केस का फैसला हाई कोर्ट से आया। ट्रायल कोर्ट ने इसमें से 5 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया था, फांसी की सजा, बाकी 7 लोगों को उम्र कैद दिया था। एक एक्विटल हुआ था। कस्टडी में 12 लोग थे, 12 में से एक डेथ सेंटेंस वाला कमाल अंसारी की डेथ हो गई थी, तो 11 लोग थे। आज इन सब को कोर्ट ने एक्विट कर दिया। इसमें सभी 12 दोषियों को अपराध मुक्त कर दिया गया है, मतलब बरी कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में 2015 में एक विशेष अदालत ने 5 अभियुक्तों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया है। इनमें से एक अभियुक्त कमाल अंसारी की मौत 2021 में हो चुकी है। देश के लोगों को, खासकर मुंबई वासियों को, मुंबई ब्लास्ट सीरियल जिंदगी भर याद रहेगा। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में की गई बोगियों में 7 धमाके हुए थे। ये धमाके मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर 7 अलग अलग ट्रेनों में हुए थे। इन धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई थी और करीब 824 लोग घायल हो गए थे। यह मुंबई पर हुए सबसे बड़े हमले में से एक माना जाता है और इस घटना को आमतौर पर 7/11 ब्लास्ट के रूप में भी जाना जाता है। बहरहाल, अब मैं आपको फैसले की तरफ ले चलता हूं, जिसे मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर
और जस्टिस श्याम चंदक जी की बेंच ने सुनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस अनिल किलोर जी और जस्टिस श्याम चंदक जी की बेंच ने कहा है कि अभियोजन पक्ष अपना केस शक से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। इस फैसले से अभियुक्तों के परिवारों और 2015 में बरी हुए 13वें अभियुक्त अब्दुल वाहिद को राहत मिली है। देखिए, इस केस में 2006 में एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था, मुझे भी मुलजिम बनाया गया था और 13 बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को पकड़ के इस केस में डाल दिया था। 9 साल तक सेशंस कोर्ट में ट्रायल चला। 9 साल के बाद 2015 में जजमेंट आया, जिसमें अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया था और ये 12 लोगों को सज़ा दी थी, जिसमें 5 लोगों को फांसी थी और 7 लोगों को लाइफ, आप जानते हैं। फिर 10 साल तक के हाई कोर्ट के अंदर ये पेंडिंग रही और आज हाई कोर्ट ने इन 12 लोगों को भी बाइज्जत बरी कर दिया। तो पहले दिन से जो हम कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमको टॉर्चर किया गया, फेक हमारा जो है कन्फेशन लिया गया, फेक रिकवरी कराई गई, ये सब चीज़ें आज साबित होती है और एटीएस ने ये झूठा केस बनाया था, आज साबित होता है। अब मैं आपको सिलसिलेवार इस घटना की ओर ले चलूंगा। सबसे पहले तो ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस केस की सुनवाई कैसे चली, फिर बताऊंगा कि इस केस को लेकर हाई कोर्ट में क्या हुआ। इसके बाद बचाव पक्ष की दलील की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। फिर हम इस ब्लास्ट के आरोपी, जो बेगुनाह साबित कर दिए गया है, उस अब्दुल वाहिद के 19 साल के संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। संघर्ष के इस दौर में अब्दुल ने पीएचडी कब की, क्योंकि जेल अधिकारियों के लिए क्या काम किया, उस पर भी कुछ बातें करेंगे। और अंत में मुंबई सीरियल ब्लास्ट में अपना बायां हाथ खोने वाले महेंद्र पितले की इस फैसले को लेकर उठी पीड़ा और सवाल पर भी बात करेंगे। तो चलो चलते हैं, इनसे वाकिफ होते हैं आखिर ये क्या था। सबसे पहले बात करते हैं इस केस की सुनवाई कैसे चली, उस पर बात करते हैं। याद रहे कि धमाकों के बाद मुंबई पुलिस की एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 15 अभियुक्त फरार बताए गए थे और इन धमाकों के बारे में एटीएस का कहना था कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों ने प्रेशर कुकर में बम लगाए थे। चार्जशीट में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए तोयबा के कमांडर आजम चीमा को भी नामजद किया गया था। यह चार्जशीट 10,667 पन्नों की थी और इसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ अभियुक्तों के संपर्क लश्कर-ए तोयबा से और कुछ के सीमी से थे। हालांकि सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया था कि उनसे जबरन कबूलनामा लिया गया था। एक लंबी अवधि के बाद घटना का फैसला आ गया है और यह आपके सामने है, लेकिन सच है कि सीरियल ब्लास्ट के फैसले को आने में 9 साल का वक्त लग गया है। यह केस मकोका की विशेष अदालत में चला था और अभियुक्तों ने मकोका की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद अदालत ने 2 साल तक मुकदमे पर रोक लगा दी थी। इस मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि सन 2010 में कुछ अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा वकील शाहिद आजमी की कुर्ला स्थित उनके दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, हाईकोर्ट का वर्डिक्ट को पहली रिएक्शन है वो शॉकिंग ही है कि किसी 5 जन को अगर फांसी होती है और 7 जन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या और सबके सब अगर बरी हो जाते हैं तो ये पूरा शॉकिंग रिएक्शन है, इसके लिए शॉकिंग है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और इस फैसले को हम स्वीकार नहीं करते। मैं बहुत ही दुख, वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं उस वर्डिक्ट को एक मुंबईकर होने के नाते मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 2006 में मैं स्वयं मुंबई का एक सांसद था और मैंने स्वयं जाके देखा कि इस बीच जांच ने अप्रत्याशित मोड़ तब ले लिया जब 2008 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंडियन मुजाहिदीन, जिसे हम शॉर्ट में IM के नाम से भी जानते हैं,
इससे संबंध होने के बारे में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बता दूं कि भारत सरकार ने इस संगठन को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर रखा है। क्राइम ब्रांच का दावा था कि लोकल ट्रेनों में हुए धमाकों के लिए आईएम ही जिम्मेदार रहा है। हालांकि यह एटीएस के दावों के विपरीत था। पर मजेदार बात यह है कि साल 2013 में आईएम के सह संस्थापक यासीन भटकल ने इन धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि उनका संगठन ही इन धमाकों के लिए जिम्मेदार रहा है। 30 सितंबर 2015 को अदालत ने 13 अभियुक्तों में से 5 को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि 7 को उम्र कैद दी गई थी। 13वें अभियुक्त अब्दुल वाहिद को बरी कर दिया गया था। अगस्त 2014 में मुकदमा खत्म हो गया था, लेकिन आदेश आने में और समय लग गया। यह मामला हाई कोर्ट में गया और फैसला आने में 10 साल का वक्त लग गया। अब हम बात करते हैं इस केस को लेकर हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ उसके बारे में। अभियुक्तों को दी गई सजा और अपील की सुनवाई 31 जनवरी 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में समाप्त हो गई थी। तब से लेकर अब तक 1 दशक बीत चुका है। जस्टिस अनिल किलोर जी और जस्टिस श्याम चांडक जी की एक विशेष पीठ ने 6 महीने से ज्यादा समय तक रोजाना अपीलों पर सुनवाई की और इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस अपील के दौरान उन्होंने राज्य की अलग अलग जेलों में बंद अभियुक्तों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाइयां जारी रखी है। अलग अलग जो जेलों में अभियुक्त बंद थे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में हिस्सा लेवाया या भाग लेवाया। इस बीच उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और केरल हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस नागमुथु समेत अनेक वरिष्ठ वकीलों ने अभियुक्तों की तरफ से दलीलें पेश की थी। अब हम चलते हैं बचाव पक्ष की दलील की तरफ। इस केस में बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी थी कि उनके मुकव्विलों ने अपराध में भागीदारी की बात टार्चर के कारण स्वीकार की थी। इसके साथ ही वकीलों ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को यह पता ही नहीं था कि बम किसने बनाए, विस्फोटकों को खरीद में किसने मदद की और उन्हें ट्रेनों में किसने रखा था। विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे और ए चिमलकर ने अदालत से 5 अभियुक्तों की फांसी की सजा की पुष्टि करने की अपील की थी, जबकि उन्होंने 7 अन्य लोगों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखने का अनुरोध भी किया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस की सुनवाई जो है 31 जनवरी 2025 को समाप्त हो गई थी। करीब 6 महीने के बाद 21 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो सभी 12 अभियुक्तों को तुरंत जेल से रिहा किया जाएगा। अब हम ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल वाहिद के 19 साल के संघर्ष की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अब्दुल ने पीएचडी क्यों की और जेल अधिकारियों के लिए क्या काम किया, उन सब के बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के आने के बाद अब्दुल वाहिद ने कहा कि ये बहुत बड़ी राहत है, मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। इतने सालों से हम कह रहे थे कि सिर्फ मैं ही नहीं बाकी अभियुक्त भी बेगुनाह हैं। देर से ही सही हमें न्याय मिला है। यह फैसला हम सब के लिए एक नई जिंदगी मिलने के समान है। इसके साथ ही वे बोले हैं कि पीड़ितों के लिए इंसाफ अब भी दूर नजर आता है। हमारे को धमका कर, जैसे उसको धमकाया कि अगर तू हमारे कहने पर बयान नहीं देगा और हमारे कहने पे तू ये पेपर पे साइन नहीं करेगा तो तेरी फैमिली को अरेस्ट करेंगे, तेरी वाइफ को लेकर आएंगे, तेरे भाइयों को लाएंगे, तेरे भाई को, तेरे मम्मी पापा को लाएंगे। ऐसे फैमिली के नाम पे उसको धमकाया गया। तो उसने वो जो भी पेपर पे बोला उसको साइन करना पड़ा। उसको बनाया गया है, टॉर्चर करके किया गया है। जो भी इनसे कन्फेशन लिया गया वो सब सारा टॉर्चर करके लिया गया है। और हमको यकीन था इंशाल्लाह कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगी। जब सही जज बैठेगा, सही जजमेंट लेगा वो,
और जो भी लिखे गए हैं पुलिस की तरफ से, वे कहते हैं मुझे बरी कर दी गया है, लेकिन असल में वैसा महसूस होता नहीं है, क्योंकि पुलिस और दूसरी एजेंसियां सबकी निगाह से ही देखती है। शायद इसलिए यह यातना अब भी जारी है। वे यह भी कहते हैं कि पुलिस के अचानक फोन आने और एजेंसियों के दरवाजे तक पहुंचने का असर हमारे करीबियों पर भी पड़ा है। इस बारे में अब्दुल साफ कहते हैं कि कुछ रिश्तेदार और समाज के लोग मुझे सांत्वना तो जरूर देते हैं, ढाढ़स भी बंधाते हैं कि वे सब उसके साथ में हैं, मगर वे इस बारे में खुलकर बात कभी नहीं करते हैं, हमेशा डरते हैं और कतराते हैं खुलकर बात करने में। अब्दुल कहते हैं कि मुस्लिम युवाओं के बीच में पुलिस की छवि अच्छी नहीं है, क्योंकि वे समुदाय के युवाओं को खलनायक की नज़र से देखते हैं। हाईकोर्ट का फैसला आने के पहले अब्दुल वाहिद ने कहा था कि मैंने अपनी जवानी के कई साल एक ऐसे अपराध में गंवा दिए हैं जो मैंने किया ही नहीं था। वे सवालिया लहजे में यह भी कहते हैं कि अगर हम न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रखें तो इसके अलावा हमारे पास विकल्प भी क्या है। हम सब रो रहे थे। आज जो फैसला आया हम सब रो रहे थे। एक्यूज जो जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो रो रहे थे। मीडिया वालों से जब बात हो रही थी या एक दूसरे को घर वालों को जो हम खुशखबरी सुना रहे थे तो रो रहे थे। तो पहली बार जो है हमने देखा कि खुशी के भी जो है आंसू होते हैं। ये बिल्कुल दो अलग जजमेंट तो है और हम समझते हैं कि सेशन कोर्ट ने जो है एविडेंस रीडिंग करने में कुछ एरर किया है और वो बात को समझ नहीं पाया और जो एविडेंस झूठे विटनेस आए थे उनके ऊपर भरोसा करके सज़ा दी थी। आज हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि सब फेक विटनेसेस थे। हमें पहले दिन से उम्मीद थी कि हम सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में जीत जाएंगे और आज हम लोग जीत गए। बहुत बड़ी खुशी की बात। अब्दुल वाहिद का 19 साल का संघर्ष क्या रहा, इसके बारे में बता दूं कि सन 2006 में अब्दुल वाहिद पर सीमी का सदस्य होने के साथ ही एक मकान किराए पर लेने का आरोप लगा था। आरोप में कहा गया था कि इसी किराए के घर में अब्दुल वाहिद ने कुछ अभियुक्तों के रहने का बंदोबस्त किया था, मतलब वहां रुकवाया था। ये पूरा केस फर्जी था, जिस प्रकार से वो गिरफ्तारी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा केस फर्जी था और एटीएस ने जो है पूरा फर्जीवाड़ा खड़ा किया था। बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था, टॉर्चर करके सारी चीज़ें कन्फेशन लिए गए थे। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं और आज साबित हो गई। हालांकि इस आरोप पर अब्दुल की दलील थी कि वह ऐसे किसी संगठन का सदस्य नहीं था। वे कहते हैं कि मैं एक शिक्षक था और इसी के चलते अनेक लोगों से संपर्क होते थे, लोग मुझे कार्यक्रमों में बुलाते थे। वाहिद ये दावा भी करते हैं कि इन्हीं वजह से साल 2001 में उनका नाम इस मामले में जोड़ा गया और इसी के चलते पुलिस ने 2006 में गिरफ्तार भी कर लिया। अब्दुल यह भी कहते हैं कि मुझे 2001 के मामले में अब्दुल यह भी कहते हैं कि मुझे 2001 के मामले से 2013 में ही बरी कर दिया था। बरी करते हुए जज ने यह भी कहा था कि इस आदमी का सिमी से कोई संबंध नहीं है, पुलिस के पास इसका कोई सबूत नहीं है, किसी ने उस फैसले को चुनौती नहीं दी थी। ये भी सनद रहे कि अब्दुल वाहिद पहले विक्रोली में रहते थे, लेकिन 2006 में वह अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ मुमरा में किराए के एक मकान में रहने चले गए थे। वह रोजाना लोकल ट्रेन से भाईखला स्थित एक स्कूल में पढ़ाने जाते थे। 11 जुलाई 2006 को रोज की तरह स्कूल के लिए ट्रेन से निकले और दोपहर में घर लौटे। शाम को पड़ोसी के घर टीवी देख रहे थे, तभी ट्रेन में हुए धमाकों की ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। अब्दुल कहते हैं यह देखकर बहुत बुरा लगा और दुख भी हुआ। मैं घर आया, खाना खाया और सो गया। अगले दिन ट्रेनें रुक गई और मैं काम पर नहीं जा सका। उसी दिन मेरे भाई ने फोन करके बताया कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। इसके बाद अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन चला गया, लेकिन एटीएस ने कथित तौर पर एक कहानी बनाई और कहा कि आधी रात को उनके घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया, जबकि अब्दुल कहते हैं कि वे खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर करने चले गए थे। वे ये भी कहते हैं कि उस दिन से जो सिलसिला शुरू हुआ है
वो आज भी खत्म नहीं हुआ है। अब्दुल का दावा है कि वे 7/11 ब्लास्ट केस में जबरदस्ती फंसाए गए हैं और पुलिस ने उनसे जबरदस्ती कबूलनामा करवाया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने अदालती कार्रवाई के दौरान इस दावे को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त ने यूएपीए के तहत कोई दंडनीय अपराध किया है। बहरहाल इन मुसीबतों के बावजूद अब्दुल वाहिद ने जेल में रहते हुए कानून की डिग्री पूरी की और जांच की प्रक्रिया पर बेगुनाह कैदी नाम की एक किताब भी लिखी। इस किताब को बाद में अंग्रेजी में इनोसेंट प्रिजनर्स के नाम से भी प्रकाशित किया गया। वाहिद कहते हैं कि मैंने पुस्तक में जिन अधिकारियों का उल्लेख किया है उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि मैंने जो लिखा है वह सच नहीं है। हालांकि अब्दुल वाहिद ने किताब में जिन अफसरों के नाम के साथ सच होने की बात कही है उनमें से किसी ने भी इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। खैर, 19 साल के संघर्ष के बाद अब्दुल जांच पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर असली अपराधी पकड़े गए होते तो ऐसी हरकतें करने वालों के लिए यह एक सबक होता। इसे हम बेगुनाह साबित हुए अब्दुल का दर्द कहें या व्यवस्था की नाकामी, कुछ भी कह सकते हैं, पर एक बेगुनाह को गुनहगार बनाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना किसी हाल में अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब्दुल के साथ ही ऐसे और भी आरोपी थे जिन्हें गुनहगारों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था। सबसे अच्छी बात यह है कि अब्दुल ने संघर्ष के इस दौर में खुद को कभी कमजोर नहीं होने दिया। शायद इसी हिम्मत के चलते वह बरी होने के बाद कानून में मास्टर की डिग्री पूरी कर पाए थे। इसके बाद अब्दुल वाहिद ने जेल अधिकारों पर पीएचडी भी की। इसके साथ ही वे एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में सक्रिय हो गए। अब अंत में हम मुंबई सीरियल ब्लास्ट में अपना बायां हाथ गंवा देने वाले महेंद्र पितले की बात करते हैं। वे इस फैसले को लेकर नाराज क्यों हैं? इसे लेकर उनका दर्द और उनकी पीड़ा क्या है? वे इस फैसले पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? तो चलते हैं इन सब के बारे में जानते हैं। महेंद्र पितले कहते हैं कि यह फैसला चौंकाने वाला और निराशाजनक है। 19 साल बाद अगर सबको छोड़ दिया जाए तो सवाल तो उठता है, सवाल तो बनता है। वे कहते हैं कि धमाकों के बाद मुंबई तब ठहर से गई थी। 11 जुलाई 2006 बादलों से घिरे आसमान वाला वो दिन मुंबई के लिए किसी आम दिन जैसा ही था। महेंद्र उस दिन विले पार्ले स्थित अपने ऑफिस में थे। वो एक ग्लास स्टूडियो में डिजाइनर थे और रोजाना लोकल ट्रेन से सफर किया करते थे। पितले बताते हैं कि मैं आमतौर पर शाम 7:30 की ट्रेन ले लिया करता था, लेकिन उस दिन थोड़ा जल्दी निकला। करीब 6:10 पर ट्रेन पकड़ ली। शाम 6:24 पर जब ट्रेन जोगेश्वरी स्टेशन छोड़ रही थी, उसी वक्त धमाका हुआ। यह उस शाम हुए 7 धमाकों में से एक था। महेंद्र की जान तो बच गई, लेकिन उनका बायां हाथ चला गया। 19 साल बाद भी उन्हें लगता है कि इंसाफ अब भी अधूरा है। महेंद्र कहते हैं कि जांच करने वाले इतने साल क्या कर रहे थे? गलती कहाँ हुई? असली अभियुक्त कौन थे? अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? क्या हमें कभी जवाब मिलेंगे? अगर अब असली गुनहगार पकड़े भी गए तो अगला फैसला आने में फिर क्या 19 साल नहीं लगेंगे? सच तो यही है कि महेंद्र पितले के सवाल भी व्यवस्था और जिम्मेदारों को खटगड़े में ही खड़ा करते हैं। पर इस फैसले का सबसे बड़ा हासिल यही है कि मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर जी और जस्टिस श्याम चंदेक जी की बेंच ने जिन 12 अभियुक्तों को गुनहगार होने का दाग लगा था उसे मिटा दिया है। गुनहगारों में शामिल किए गए बेगुनाहों को गुनाह से बरी कर दिया है। तो ये था मुंबई ब्लास्ट का फैसला। हमने तमाम पक्षों को आपके सामने रखने की कोशिश की।
मैं समझता हूँ ये आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी फिर किसी नई खबर या कहानी के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी आपके दोस्त संजय रोकड़े को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।